हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एंथ्रो 404। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको एंथ्रोपोलॉजी का सफ़र इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये हमारी थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ की, जिसमें हम एंथ्रोपोलॉजी के मेजर ब्रांचेस, स्कोप और रेलेवेंस को डिटेल में कवर करने वाले हैं। पहले दो वीडियोस में हमने बात की थी एंथ्रोपोलॉजी के मीनिंग, स्कोप और डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिए हैं तो उनको ज़रूर चेक करिएगा। आज का वीडियो उसी जर्नी को आगे बढ़ाता है ताकि हम समझ सकें कि सोशो कल्चरल, बायोलॉजिकल और अलग-अलग फील्ड्स का एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या स्कोप है और ये सब ब्रांचेस हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इन। अगर हम ह्यूमंस को देखें ना तो एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है। हम सब एक ही स्पीशीज है, होमो सेपियंस, लेकिन फिर भी दुनिया भर में इतनी डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल भी है और सोशो कल्चरल भी। और शायद यही रीजन है कि हम सक्सेसफुल स्पीशीज हैं, क्योंकि हम अडेप्ट कर सकते हैं, नए एनवायरनमेंट्स में सरवाइव कर सकते हैं। इसी डाइवर्सिटी को समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो आज के हमारे क्लास का, जो लेक्चर का पहला टॉपिक है। तो चलिए सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी समझते हैं। सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली ये स्टडी करता है कि ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर कैसे अलग अलग होते हैं। पहले 19 सेंचुरी तक इस फील्ड को एथनोलॉजी कहा जाता था। ये वर्ड ग्रीक वर्ड, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक ग्रीक ओरिजिन वर्ड है, जिसमें एथोस का मतलब रेस और लोजिया या लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तब एथनोलॉजी मेनली एथनिक ग्रुप्स के डाइवर्स बिहेवियर और कल्चर चेंज को स्टडी करती थी। मतलब ये देखा जाता था कि लोगों की फैमिली स्ट्रक्चर्स, मैरिज कस्टम्स, रिलीजियस बिलीफ्स, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कैसे इवॉल्व होते हैं। तो सोशो कल्चरल या फिर एथनोलॉजी इन सब इंस्टीट्यूशंस को होलिस्टिकली स्टडी करता था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट तभी शुरू हुआ जब लोग नए नए सोसाइटीज को एक्सप्लोर करने लगे। धीरे धीरे दो मेजर स्कूल्स डेवलप हुए जो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं। हम्म, पहला है ब्रिटिश स्कूल और दूसरा है अमेरिकन स्कूल। ब्रिटिश स्कूल इसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी बोलता है, जिसमें फोकस होता है कि सोशल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन पर। वही अमेरिकन स्कूल इसे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहता है, जो कल्चर को ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखता है। कल्चर का मतलब सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उसमें लैंग्वेज, ट्रेडिशन, फोकवेज और ह्यूमन थॉट प्रोसेसेस भी आते हैं। इवन स्प्रिचर्ड के मुताबिक सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एम है ह्यूमन कल्चर और सोसाइटीज को समझना। पहले तो सोसाइटीज के डिफरेंस को स्टडी किया जाता है और फिर उन सिमिलैरिटीज को ढूंढा जाता है जो सब सोसाइटीज को कनेक्ट करती हैं। इस प्रोसेस से एंथ्रोपोलॉजिस्ट कल्चरल पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस वर्ड को नोट डाउन जरूर करिएगा, कल्चरल पैटर्न्स। मतलब क्या चीजें ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करती हैं, क्या चीजें सिमिलर हैं, क्या चीजें डिफरेंट है। ये सब की एक एनालिसिस को कल्चरल पैटर्न्स के तौर पर समझा जाता है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का फोकस प्रिमिटिव और इंडिजिनस कम्युनिटीज पर तो होता है, हिल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स वगैरह, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, और ऐसे ग्रुप्स जो ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते मेन स्ट्रीम सोसाइटीज से कह लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्बन कल्चरल स्टडीज नहीं की जाती, बस ये कम होती है। इस फील्ड का सबसे बड़ा पिलर है फील्ड वर्क, डाटा कलेक्ट करना। सोसाइटीज को होलिस्टिकली समझने के लिए हमें डाटा चाहिए, बिना किसी बायस के। ये सब सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एसेंशियल पार्ट है। ये स्पेशली डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल स्टडीज और ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये ब्रीफ में सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। खैर, सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक महासमुंदर है, जिसे हम धीरे धीरे आगे समझने की कोशिश करेंगे। अगला फील्ड आगे चल के आता है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो दूसरा मेजर ब्रांच है आज की इस टॉपिक का। बायोलॉजिकल या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन स्पीशीज को बायोलॉजिकल एंटिटी के तौर पे देखता है, लेकिन इसमें एक सोशल एनिमल होने का एंगल भी होता है। इस फील्ड के कुछ मेजर फोकस एरियाज हैं। पहला, प्राइमेटोलॉजी।
इसमें हम प्राइमेट्स जैसे कि मंकी और एप्स और ह्यूमंस के बीच सिमिलैरिटी और डिफरेंस को स्टडी करते हैं। दूसरा आ जाता है ह्यूमन इवोल्यूशन, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन से लेकर मॉडर्न ह्यूमंस तक का जर्नी। इसमें ब्रेन डेवलपमेंट, बाइपेडलिज्म, बाइपेडलिज्म बेसिकली होता है दो पैरों पर चलना, और होमो स्पीशीज का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझना इंक्लूडेड होता है। बाइपेडलिज्म एक आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फैक्टर है जो हम आगे वाले चैप्टरों में, पेपर में, यूनिट्स में पढ़ेंगे। तीसरा आ जाता है ह्यूमन वेरिएशन। इसमें जेनेटिक, रेस वेरिएशन, पॉपुलेशन बायोलॉजी हो गया और एनाटॉमी स्टडी होती है। फोर्थ आ जाता है आगे चल के एपिडेमियोलॉजी, इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन और ह्यूमन एडेप्टेशंस भी इस फील्ड का हिस्सा है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी काफी क्लोजली रिलेटेड कह सकते हैं लाइफ साइंसेज और मेडिकल साइंसेज से। खैर, ब्रीफली हमने देखा कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है और इसको हम ह्यूमंस एज अ बायोलॉजिकल एंटिटी कैसे देखते हैं। अगेन मैं पुराने अपने सेंटेंस को दोहरा रहा हूं कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी एक महासमुंदर है जिसे हम धीरे 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 आगे समझेंगे। थर्ड आता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि हमारा आज का तीसरा मेजर ब्रांच है। ये बेसिकली पास्ट कल्चर्स को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करता है। हमारी ओरिजिन, इवोल्यूशन और एंशिएंट कल्चर्स कैसे डेवलप हुए, ये क्वेश्चन जब उठते हैं तब उसका आंसर देने आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आता है, और ये ही इस फील्ड का फोकस भी है। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी दोनों पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, मैं बताता हूँ। हिस्ट्री मेनली रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं और इंस्क्रिप्शंस पर डिपेंड करती है, जबकि आर्कियोलॉजी प्री हिस्टोरिक कल्चर्स की स्टडी करता है जो किसी भी स्क्रिप्ट में या राइटिंग में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करते। आर्कियोलॉजिस्ट मटेरियल आर्टिफैक्ट जैसे कि ह्यूमन रिमेन्स हो गए, पॉटरी हो गई, टूल्स हो गए, केव पेंटिंग्स हो गए, इनको स्टडी करके कल्चरल एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये फील्ड डेटिंग टेक्निक्स, एथनोबॉटनी ऐसे सब्जेक्ट्स की हेल्प लेता है। एंथ्रोपोलॉजी का होलिस्टिक साइंस तभी बन सकता है जब हम पास्ट कल्चर्स को भी समझें, और इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी इज अ होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स तभी कहलाएगा जब वो पास्ट, प्रेजेंट को लेकर एक फ्यूचर डिफाइन कर पाए। और इसी वजह से आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं तो अगला आता है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, जो आज का हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है, या फिर ऐसा कह लीजिए फोर्थ टॉपिक है। ये लैंग्वेज को एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करता है, क्योंकि लैंग्वेज एक कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। तो ये फील्ड देखता है कि लैंग्वेज और कल्चर बिहेव कैसे करते हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। इस फील्ड के दो मेजर एरियाज हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स और सोशो लिंग्विस्टिक्स। एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स ये स्टडी करता है कि लैंग्वेज कैसे इमर्ज हुई, कैसे इवॉल्व हुई और कैसे डिफरेंट लैंग्वेज अलग अलग डेवलप हुई। इनके क्या कारण थे, क्या क्या कंडीशंस थी कि अलग अलग लैंग्वेजेस डेवलप होने लगी, और आपस में जो लोग इसको इंटरसेप्ट करते थे उनमें एक अंडरस्टैंडिंग बनने लगी। वहीं सोशल लिंग्विस्टिक्स ये देखता है कि लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं, जैसे कॉन्वर्सेशन का स्ट्रक्चर हो गया, डायलेक्ट्स हो गए, डायलेक्ट्स के बीच डिफरेंसेस हो गए, और लोगों के एक दूसरे के एक्सेंट और बोलने के तरीके हो गए। इन सबको आपस में एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी कैसे परसीव करते हैं, ये लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी सॉल्व करता है। लैंग्वेज एक कल्चर के अंदर काफी कुछ रिवील कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एस्कीमोस जो होते हैं अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, एस्कीमोस के पास 12 अलग अलग वर्ड्स है हवा के लिए, और 22 अलग अलग वर्ड्स है स्नो के लिए यानी बर्फ के लिए। ये दिखाता है कि उनका एनवायरनमेंट उनकी लैंग्वेज और परसेप्शन को कितना इन्फ्लुएंस करता है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुआ करते थे एडवर्ड सपीर, जो एक फेमस लिंग्विस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने कहा था कि एक लैंग्वेज का वोकैबुलरी उस कल्चर के कॉग्निटिव कैरेक्टर का एनकोडिंग होता है। बेसिकली उनके कहने का मतलब ये था, अगर मैं इजी वर्ड्स में समझाऊं, तो एडवर्ड सपीर ने ये कहा था कि एक कल्चर की जो कॉग्निटिव कैटेगरीज होती हैं, मतलब उनके माइंड में जो कैटेगरीज बनती हैं एक सिचुएशन को समझने के लिए, एक एनवायरनमेंट को, एक एक पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, उसका डेवलपमेंट इनटू वर्ड्स एंड लैंग्वेज बहुत इंटरकनेक्टेड होता है।
वहीं ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की के हिसाब से अगर आप किसी कल्चर का लैंग्वेज समझ लें तो फील्ड वर्क करना और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है, खैर ईज़ी भी हो जाता है। ट्रांसलेटर यूज़ करने से कई बार मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इसलिए हम सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जब फील्ड वर्क करने जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम छोटे-छोटे वर्ड्स उनके लोकल डायलेक्ट्स के, उनके सोसाइटी के, हम वो पहले से थोड़ा जाने रखें ताकि हमको बिल्कुल भी हम एलियनेटेड ना फ़ील करें। तो ये था आज का वीडियो। तो ये एंथ्रोपोलॉजी के 4 मेजर ब्रांचेस सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी था। हर ब्रांच का अपना एक इम्पोर्टेंस है जो आज हमने एक ब्रीफ में देखा। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, ये सब ह्यूमैनिटी को होलिस्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को बेस बना के ही हम आगे ये सब चीज़ों का डाइवर्स्ड और डिटेल में हम इन बातों को समझेंगे कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक आइडिया ऑफ ह्यूमन बीइंग एस्टैब्लिश करता है। और इसी के साथ हम ये वीडियो की समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और आगे डिटेल्ड वीडियो बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।